नमस्कार दोस्तों। आई होप हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और आप लोग इस जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मैं पहले से आप लोगों की क्लासेस जो है आपके सीनियर्स हैं वो लोग काफ़ी मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन हो सकता है फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे अनभिज्ञ हों या ना जानते हों। तो एक चीज़ जान लीजिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक पूरा चैप्टर आपका खत्म कर दूं आराम से। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अभी ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वीडियो है वो पूरी तरह से फ्री है, ठीक है ना। अभी जो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का वीडियो देखेंगे इसकी पूरी क्लासेस पूरी तरह से फ्री रहेंगी और क्वालिटी जबरदस्त रहेगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि फ्री क्लास है तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। पूरी क्वालिटी मिलेगी। अभी के लिए अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं खुद से किताब से एक बार रीडिंग लगा लेंगे, तुमको दोबारा कुछ भी याद करने की जरूरत, यहाँ पूरा सुनिए, एक बार बुक से रीडिंग लगा लीजिए। यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो हो सकता है नोट्स आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो इसकी नोट्स वगैरह जो भी मिलेगी, वैसे तो जो अगले कुछ ब्रांच की मतलब जो अगले सेमेस्टर की क्लासेस वो पेड होती हैं, क्योंकि ये फ्री है। लेकिन नोट्स वगैरह या फ्री बुक्स वगैरह का जो भी है उसके लिए आप अपना कौन सा है एंड्रॉइड ऐप जो सिविल टेक सॉल्यूशन का है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप, उसमें इतनी सारी सुविधाएं एंड्रॉइड ऐप में आपको मिलती हैं, ठीक है। और उस पर ये कोई भी डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर इस पर बात कर सकते हैं आप लोग। अब एक चीज ये ध्यान रहे कि ये जो चीजें मिल रही हैं इसमें काफी पेड सर्विसेज भी हैं और कुछ फ्री सर्विसेज भी हैं, ठीक है ना। तो हम लोग की जो भी सर्विस है अभी ये क्लास तो पूरी फ्री है। इसका नोट जो है आपको आसानी से इस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सिविल टेक सॉल्यूशन जो है सबसे बड़ा मतलब आपको खास बात इसमें जो है वो ये है कि सिविल से अगर आप हैं, सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक या जूनियर इंजीनियर के बारे में सोच रहे हैं तो सिविल टेक सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा, टाइम लगता है बट रियलाइज होगा, ठीक है ना। बट इसमें हमारा सबसे अच्छा टैगलाइन है, हम बहुत कम समय में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं, ठीक है ना। बहुत कम समय में बहुत सारा कॉन्सेप्ट देते हैं और जो आपको निश्चित रूप से आपको एक डिफरेंस फील करा देगा, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हम लोग सिलेबस देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सिलेबस क्या होता है इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चैप्टर जो आपका होता है वो होता है बिल्डिंग स्टोन। हम लोग एक एक चैप्टर के सिलेबस को देखेंगे वन बाय वन। वैसे तो ये काफी ब्रॉड है इसका सिलेबस पूरा, लेकिन हम लोग पहला चैप्टर जो आपका है उसके सिलेबस को पूरा देख ले। यानी पहला आपका जो चैप्टर है उसका नाम है बिल्डिंग स्टोन, यानी इमारती पत्थर। इसको क्या बोलते हैं? इमारती पत्थर। कहेंगे सर आपने ये कहाँ से लिया है ये फोटो? अरे भाई बीटी यूपी का जो सिलेबस है उससे लिया है। सिलेबस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो एंड्रॉइड ऐप पे वो भी मिल जाएगा आपको। इमारती पत्थर, इसको क्या बोलते हैं? इमारती पत्थर, यानी इमारत में प्रयोग की जाने वाली पत्थर को इमारती पत्थर हम लोग कहते हैं, ठीक है। इमारती पत्थर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है? बिल्डिंग स्टोन में सबसे जरूरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों का वर्गीकरण, और जनरल रिव्यू इसके बारे में देखना है, ठीक है। क्या क्या है इस पूरे को एक साथ पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। केमिकल क्लासिफिकेशन इनका, कैलकेरियस जो होता है, अर्गिलेसियस और सिलिसियस रॉक्स क्या होती हैं, ये सब केमिकल ही क्लासिफिकेशन है, इनके बारे में समझेंगे। फिर आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड रॉक्स के बारे में देखेंगे। फिर ये तो पूरा क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई, ये किसका हुआ? आपका क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई। फिर आ रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर जो होते हैं। अब पत्थर का मतलब होता है कि पत्थरों के क्या क्या लक्षण होते हैं। लक्षण मतलब होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण क्या क्या है। वो मार्बल है, कोटा स्टोन क्या होता है, ग्रेनाइट है, सैंड है, ट्रैप, बेसाल्ट स्टोन, लाइम स्टोन एंड स्लेट, ये सारे स्टोन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके बार बार आता है कि एक अच्छे इमारती पत्थर की क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है ना। एक अच्छा इमारती पत्थर किसको कहेंगे आप, उसके बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन, कुछ सामान्य बिल्डिंग पत्थरों को पहचानना। हालांकि ये लैब का काम है, पत्थरों को आप देख करके लैब में आप अगर पढ़ रहे हो तो पहचान पाएंगे, तो वहीं से ये काम ज्यादा बेहतर हो पाता है। यहाँ फोटो दिखा के अगर मैं आपको समझा भी दूंगा तो बहुत आउटपुट नहीं निकल पाता उसका, ठीक है। उसके बाद अगली टॉपिक इसमें क्या बचता है? वेरियस स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में अलग अलग टाइप के क्या स्टोन्स होते हैं। फिर कह रहा कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स बाय ब्लास्टिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, यानी जो आप स्टोन कहां से लेते हैं तो ब्लास्टिंग करके निकाला जाता है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ क्वेरिंग ऑफ स्टोन, उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, मतलब बिल्डिंग स्टोन जो चैप्टर है उसका कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा वन बाय, मैं एक साथ स्टार्ट करूंगा और एक ही वीडियो में पूरा स्टोन चैप्टर खत्म करूंगा। ये पूरा जितना लिखा गया वो पूरा कवर करूंगा, इसके अलावा ज्यादा ही बताऊंगा, इससे कम नहीं बताऊंगा। तो चलिए बने रहिए, वीडियो का रिव्यू दीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन
मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे आपके सीनियर तो जुड़े हुए हैं, बेनिफिटेड हैं और वो लोग पेड सर्विसेज लिए हुए हैं, लेकिन आप लोग को फ्री इसलिए दिया जा रहा है कि आप देखें और सिविल टेक सॉल्यूशन की जो मेन बात है उसको महसूस कर पाए। चलिए आइए देखते हैं मुद्दे की तरफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज उठा लेंगे वो कौन सा टॉपिक उठा लेंगे हम लोग, कौन सा, क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों क्लासिफिकेशन की बात हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अब पहली बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल रिव्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ, केवल सुनते जाना है, एकदम मोबाइल चालू करके बस सुनते जाइए। अगर नोट्स बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक से रीडिंग और नोट्स का आप जानते ही हैं क्या करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स मतलब जो चट्टाने हैं उनका वर्गीकरण करता है, ठीक है ना। अब वर्गीकरण जितने टॉपिक लिखे उसमें सबसे पहली चीज आई वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब एक जान लीजिए, सीधे सबसे बड़ी बात, रॉक होता है आपका, कोई भी रॉक होता है, उसको उत्पत्ति के आधार पे या फिर उसकी फिजिकल जो बनावट है यानी भौतिक उसकी जो बनावट है उसके आधार पे, या उसमें रासायनिक तत्व कौन कौन से पाए जा रहे हैं उनके आधार पे, मतलब क्या अधिकता में है क्या कमी में, उनके आधार पे वर्गीकृत किया गया, ठीक है। अब इसमें रॉक जो सबसे पहले क्लासिफाई की गई वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे अगर आधार पे बात किया जाए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अगर मैं आपसे सिंपल सा बात बता दूं, बहुत कम बताऊंगा, देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, जेईई की क्लासेस भी लेता हूं, यही एक चैप्टर 5 घंटे पढ़ाता हूं, 5 घंटे, 5 घंटे का मतलब 5 से 6 घंटे हो सकता है। मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जानने वाली, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं जिनको यहाँ पे डिप्लोमा में कवर नहीं करना है। तो हम लोग सिंपल सी बात करेंगे यहाँ पे किसका, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी इसको कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों भाषा के लोग ध्यान देंगे, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अब सिलेबस हिंदी में आता नहीं तो मैं अभी वो भी दिखा देता। तो इसके आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर, वैसे देखिए कई चीजों को कई आधारों पर बांटा जाता है। मैं आपसे पूछूंगा आदमी कितने प्रकार के होते हैं, आप पट से बोलेंगे सर आदमी जो होते हैं कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं, कहीं कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं कुछ काले होते हैं। तो ये आपने किस आधार, मैं पूछूंगा ये क्या बात हुई, अब मैं बोलूंगा तुम लंबाई के आधार पर बताओ, तब कहेंगे कि कुछ छोटे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं। तो मतलब कहेंगे कुछ गोरे होते हैं कुछ काले होते हैं, तो कुछ गोरे होते हैं कुछ अश्वनी शर्मा होते हैं। तो मतलब ये आप इन चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है ना, कि आधार पता होना चाहिए। तो पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर बांटा और वो 3 हुए, फिर हम भौतिक और रासायनिक आधारों पर भी इनको बांटेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जियोलॉजिकली उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान यानी इसको बोलते हैं हम लोग, अभी सबके बारे में समझेंगे भी, इग्नियस रॉक बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरी होती है आग्नेय के बाद आपकी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान यानी इसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान यानी इसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 तरह की चट्टानें होती हैं उत्पत्ति के आधार पे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई तो उस आधार पे ये इन 3 तरह से फॉर्मेशन हो सकता है, फॉर्मेशन उनका 3 तरह से निर्माण हो सकता है। तो किन चट्टानों को आग्नेय कहा, किनको अवसादी कहा, किनको रूपांतरित कहा, कुछ तो आप लोगों ने पहले भी भूगोल वगैरह में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा दूं। एक सिंपल सी बात समझिएगा, पृथ्वी पर आप जानते हैं इस टाइप से, अगर ये पृथ्वी की सतह आप इसको मान लें तो इसमें बहुत पतली जो लेयर होती है ऊपर की, ये जो पतली सी लेयर है ना, लेयर, इसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट की लेयर, क्रस्ट की लेयर कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर बीच में जो है वो कोर भरा हुआ है। कोर मतलब ये आपका ये कोर है, कोर मतलब काफी बीच वाला पृथ्वी का हिस्सा। पृथ्वी पूरी गोल है ना, सॉलिड गोल है, और सॉलिड में सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो काफी क्या है, पतली है, जिसको क्रस्ट कहते हैं। इसके बीच में भरा है पूरा लिक्विड, इसके बीच में ये पूरा क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ऊपर तो पपड़ी है, नीचे क्या है, कोर है, और बीच में क्या भरा है, लिक्विड भरा है। इस लिक्विड वाली लेयर को हम लोग मेंटल लेयर बोलते हैं, इस लिक्विड वाली लेयर को मेंटल लेयर बोलते हैं, और इसको कोर बोलते हैं, और इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर होती है। यदि हम इस मेंटल में जो लिक्विड भरा है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग,
इस लिक्विड को बोलते हैं हम लोग मैग्मा या लावा। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, मैग्मा या फिर लावा। ये क्रस्ट है, ये कोर है। एक चीज जान लीजिएगा, जब कभी जैसे आप देखें क्रस्ट यहाँ पर काफी मोटी है, कहीं कहीं पर क्रस्ट पतली हो जाती है। वो पतली अक्सर समुद्रों में होती है जहां गहराई होती है। तो क्रस्ट जहां पतली होती है ना, वहां से कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैग्मा है, जो कि जानते हैं पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हर 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 1 किलोमीटर नीचे 50, उसके 1 किलोमीटर और नीचे 60। इस टाइप से जब 6400 किलोमीटर अंदर जाएंगे, 6400 किलोमीटर समझते हैं, पृथ्वी की लगभग त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो इतना जब अंदर जाएंगे तो तापमान बहुत बढ़ चुका होगा, लेकिन मेंटल में भी तापमान काफी ज्यादा रहता है। मान लीजिए ऊपर से लगभग 70 किलोमीटर, कहीं कहीं पर क्रस्ट की जो मोटाई होती है कहीं पर 25 किलोमीटर से लगाए 70 किलोमीटर तक हो सकती है। समझ में आ रही बात ना। अब 25 किलोमीटर भी नीचे गए तो तापमान 250 से तो ज्यादा हो चुका है बढ़ के। यानी क्लियर बात है कि ये पूरा पिघली हुई अवस्था में है। कोर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है। ये अब इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा कम बोलना चाहूंगा। प्लाज्मा स्टेट में है। तो प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें पदार्थ का सॉलिड लिक्विड के बीच का बिहेवियर होता है। क्यों होता है, जबकि वो काफी और गर्म है तो उसको पिघला होना चाहिए। इस पर बात कभी और कर लेंगे। फिलहाल आपके काम का ये है कि जब ये मैग्मा काफी खौलता है और जब पतली कहीं पर क्रस्ट क्लियर पाता है तो ऐसे तोड़ करके बाहर निकल जाता है। जब ये तोड़ करके बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं वोल्केनो। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी विस्फोट। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, ये जब वोल्केनो जो आपका होता है उसमें विस्फोट होता है तो उसको ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। क्लियर है बात। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उससे क्या बाहर आया, मैग्मा। वो मैग्मा जिसमें बहुत सारी खनिज मिले हुए हैं। अभी इन खनिजों, जब ये खनिज ऊपर आएंगे तो बहुत कीमती चीजें मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर मात्रा में इस मैग्मा में क्या होता है, तो होता है SiO2 यानी सिलिकॉन का ऑक्साइड, Al2O3, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सब मेजॉरिटी में चूना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर विस्फोट से बाहर निकलती हैं। अगर मैं इसी विस्फोट को ऐसे समझूं कि चलिए भाई ये पृथ्वी की वो लेयर है जिससे टूट करके जो ज्वालामुखी है वो बाहर ऐसे निकल चुका है। ठीक है ना। जब ये निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये मैग्मा पूरा सतह पर क्या होता है, फैल जाता है। इस मैग्मा के ठंडे होने से बनी हुई चट्टान को, एक चीज जान लीजिए, इस मैग्मा के ठंडे होने से बनी हुई चट्टान को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक। ठीक है ना, इग्नियस रॉक। यानी इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जो मैग्मा बाहर निकला, पिघले हुए मैग्मा के जम जाने से बनी हुई चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी इसको कहेंगे रॉक्स formed due to solidification of molten magma। बात समझ में आ रही ना। एक चीज जानते हैं आप, वो चट्टान जो वो चट्टान जिसका निर्माण ही हुआ है जो मैग्मा है उसके जमने से, यानी प्राइमरी चट्टानें होती हैं। मतलब सबसे पहले चट्टानों का निर्माण ऐसे ही होता है। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको हल्का हल्का हिंट देता चलूं, जेई में काम आएगा, अभी उतना नहीं बोलूंगा, बस हल्के में। जानते हैं ये सबसे बाहर जो लेयर होती है ना, सबसे ऊपर की जो लेयर, ऊपर आके मैग्मा फैल गया तो यहां पर जो चट्टानें बाहर आके बनी, अच्छा ये काफी गहरा होगा ना, ज्वालामुखी का ये पूरा क्रस्ट की लेयर को पार करता हुआ 20-25 किलोमीटर गहरा तो होगा ही। तो काफी गहराई पे अगर कोई चट्टान यहीं पर मैग्मा इसमें से निकला, बाहर निकला, और मेंटल तो 25 किलोमीटर नीचे है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें, हम इतने से को जूम किए हैं, बस ये इतने से को जूम किए हैं। इतने से का क्यों, क्योंकि ये मेंटल में नहीं गए हम, इतने ही लेयर में से, इसी में काफी गहराई पर भी होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें इस लेयर को काफी गहरा समझें, जो 25 किलोमीटर गहरी है जो क्रस्ट वाली, उसमें से मैग्मा बाहर आया, तो जो सबसे बाहर मैग्मा आ जाता है उसको आग्नेय चट्टानें भी 3 टाइप की हो जाती हैं। आग्नेय चट्टानें भी 3 टाइप की हो जाती हैं। कौन, एक तो जो नीचे ही ठंडी हो गई, यहीं पर निकला मैग्मा, यहीं कुछ गहराई पर ठंडी हो गई।
एक एकदम पास आ गई, एकदम धरती के पास, ये धरती है मान लीजिए आपकी, तो धरती के बिल्कुल पास आ गई लेकिन बाहर नहीं निकल पाई, और एक है जो बाहर निकल गई। तीनों ही ठंडी होंगी। जब वो मैग्मा जो है वो ठंडा होगा तो चट्टान का क्या करेगा, निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर कट बात ये हो गया यहाँ पे कि अब हम लोग यहाँ पे ऐसे बात कर लें कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो भी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी आग्नेय चट्टानों को अगर बांटा जाए तो खुद भी 3 टाइप की बनती हैं। पहला चट्टान कौन सा होता है, जो सीधे सरफेस पर आ गया, सरफेस पर आ गया, उसको कहते हैं हम लोग, उस वाली जो सरफेस पर आ गया उसको कहते हैं वोल्केनिक इग्नियस रॉक। वोल्केनिक रॉक कहिए, मतलब इग्नियस का ही एक प्रकार है। कौन, वोल्केनिक रॉक, यानी ज्वालामुखी चट्टाने कहते हैं। इसको एक्सट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर निकल आई। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यहां पर जो थोड़ी सतह के नीचे है, मतलब सतह के थोड़ा नीचे है, ठीक है ना, मतलब सरफेस पे आया, और एक होता है कि थोड़ा सा गहराई पे, हल्की गहराई पे, सैलो डेप्थ पर। सैलो डेप्थ का मतलब क्या हुआ, छिछली गहराई पे, हल्की सी गहराई पे, वहां पे जो है उसको बोलते हैं हाइपाबेसल रॉक्स। और ये जो तीसरी वाली होती हैं, तीसरी वाली जो चट्टान होती है जो काफी गहराई पे है, एट कंसिडरेबल डेप्थ, मतलब एक अच्छी खासी गहराई पर है, कंसिडरेबल डेप्थ पर है चट्टान, तो ऐसी चट्टानों को हम लोग प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो यहां से क्लियर कट बात हुआ कि 3 तरह की रॉक्स होती हैं, सरफेस, सैलो और कंसिडरेबल डेप्थ पर हुआ, तीनों तरह की रॉक हो गई। अब एक क्लियर कट बात हुआ कि इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। आग्नेय चट्टानों में कई आती हैं। अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करें, खाली आग्नेय चट्टान का अगर एग्जाम्पल आपको देना रहे तो आप दे सकते हैं आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल में बेसाल्ट है, ट्रैप है, डोलेराइट है, ग्रेनाइट है। ये सारी चट्टान किस में आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। और भी आप पायराइट है, या बहुत सारी और चट्टानें हैं जो इसी में आती हैं। तो ये सब आग्नेय में है, लेकिन आग्नेय में कुछ किसी न किसी में तो जाएंगी। आग्नेय में अगर वोल्केनिक में देखें तो बेसाल्ट और ट्रैप जो है, बेसाल्ट और ट्रैप ये किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं किस में, वोल्केनिक में। इसी तरीके से हाइपाबेसल में कौन चला जाएगा, डोलेराइट रॉक जो चली जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है ये चीजें आपकी किताब में ना मिले, ये वाली अगर मिल भी गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो सब आग्नेय के एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिव्यू देना, मैं देता जा रहा हूं। एट कंसिडरेबल डेप्थ प्लूटोनिक रॉक, उसमें चला आता है ग्रेनाइट, उसमें कौन चला आता है, ग्रेनाइट। तो ये सब चट्टानें हिंदी नाम भी लिख सकते हैं, तो वही बेसाल्ट एंड ट्रैप, डोलेराइट और ग्रेनाइट, ये सब हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इनके नाम वही हैं जो इंग्लिश में वही हिंदी में नाम है, ठीक है। तो ये कौन हुआ भाई, ये हुआ केवल आग्नेय चट्टानों के बारे में कि आग्नेय चट्टानें ऐसी होती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करें अवसादी चट्टानों की, ये क्या होती हैं। यदि आग्नेय चट्टानों को, इनको हम लोग, आग्नेय चट्टानों को हम लोग एक और नाम देते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं इनको। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है ना। अभी क्यों बोलते हैं अब इनको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अब एक सिंपल सी बात, अब मान लीजिए कोई सरफेस पर आके आग्नेय चट्टान पूरी बन गई, मतलब आग्नेय चट्टान ऐसे ठंडा वंडा हुआ, चाहे नीचे ठंडा हुआ हो, चाहे बीच में ठंडा हुआ हो, चाहे ऊपर ठंडा हो, कहीं भी ठंडा हो, बन गया वो मैग्मा जो है, ठोस होकर के बना लिया किसको, उसके चट्टान को बना लिया, ठीक है। अब वो चट्टानें कई बार पड़ी रहती हैं, पड़ने पर बाद कभी बारिश के पानी से, कभी ग्रेविटी के कारण वो चट्टानें टूट टूट के बिखर बिखर के, अगर कहीं स्टेबल प्लेस पर जा करके, मान ज्वालामुखी विस्फोट हुआ काफी ऊपर, अगर स्टेबल प्लेस पर जा करके धीरे धीरे कट कट करके लगातार कटाव हो रहा है। कभी गंगा जी के किनारे देखें, गंगा नदी के किनारे बालू की पूरी लेयर बिछी रहती है, जानते हैं क्यों, वो धीरे धीरे बालू पानी से आके बह के आ रही है, और धीरे धीरे वो बालू जमते जमते क्या हुई, बना दी मतलब लेयर बना दी मिट्टी का। वही बालू कई सालों तक अगर वहीं रह जाए तो धीरे धीरे वो चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी, ठोस चट्टान में। तो ऐसी चट्टानें, ध्यान समझिएगा, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण आग्नेय चट्टानों या मूल चट्टानों के अवसाद से होता है। अवसाद मतलब वो जो डिपॉजिट है, जो उसका डिपॉजिट है, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। मतलब एक चीज जान लीजिएगा, यहां से जो चट्टानों के, प्राइमरी चट्टानों के अवसादन से, प्राइमरी चट्टानों के अवसादन से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है अवसादों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए ये
स्तरित होती हैं। ये इसके बारे में मैंने जो बोला वही इसकी परिभाषा है, ये स्तरित होती हैं, इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं इनको। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है स्तरित चट्टान, स्तरित मतलब क्योंकि ये अवसाद में पहले एक लेयर जमती है, फिर इसी तरह चढ़ते 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 लेयर वाइज ये चट्टान पूरी बन जाती है, तो ऐसी चट्टान को हम लोग स्तरित चट्टान या स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। बात समझ, ये हुआ किसका, अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टानों में कौन आता है, सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, सैल, सैल पत्थर, और भी कई सारे ऐसे पत्थर हैं जो किसमें आते हैं, आपके स्तरित चट्टानों में आते हैं। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं यदि आप डिप्लोमा का एग्जाम दे रहे हैं। अब उसके बाद आती है रूपांतरित चट्टानें, ठीक है ना। अच्छा, ये तो इन्हीं से मिलके बनी है ना, तो इनको सेकेंडरी रॉक भी कह सकते हैं, ये भी सेकेंडरी रॉक हो सकती हैं, ये प्राइमरी रॉक है, इन्हीं चट्टानों से ये बना। अब यदि इन चट्टानों पर ध्यान समझिएगा, यदि आग्नेय या अवसादी चट्टानें कई साल तक, कई सालों तक लगातार दबाव में रहें, यानी टेम्परेचर और प्रेशर इनका काफी हाई रख दिया जाए, तो उसके प्रभाव में इन चट्टानों के गुणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी लगातार, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यदि कोई चट्टान लगातार, ध्यान समझिएगा, लगातार ताप और दाब को सहन करे तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस ताप और दाब के कई सालों तक लगने की प्रक्रिया को मेटामॉर्फिक एक्शन कहते हैं। ये एक्शन, कोई ना कोई क्रिया तो हो रही है ना, चट्टान पर एक क्रिया हुई, जिस क्रिया के कारण उस चट्टान का गुण क्या हुआ, बदल गया, उस चट्टान का गुण जो है बदल गया। इसलिए ध्यान समझिएगा, इसलिए उस चट्टान को, चट्टान के ऊपर जो वो क्रिया हुई, उस क्रिया को कहते हैं मेटामॉर्फिक एक्शन। मतलब मेटामॉर्फिक एक्शन जब होता है तो सामान्य चट्टानें ही किसमें बदल जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। मतलब रॉक्स आर रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म्ड मतलब पुनर्निर्माण हो जाता है इनका, ड्यू टू मेटामॉर्फिक एक्शन, मेटामॉर्फिक एक्शन। अब इस एक्शन की वजह से जो लाइमस्टोन था ना, अगर लाइमस्टोन पर मेटामॉर्फिक एक्शन हो, यानी जो रूपांतरण की प्रक्रिया हो, रूपांतरित हो, रूपांतरित मतलब इन्हीं के रूपों में परिवर्तन हुआ है, रूपांतरित चट्टान मतलब इन्हीं दोनों के रूपों में परिवर्तन। जैसे लाइमस्टोन इज स्ट्रेटिफाइड और सेडिमेंट्री रॉक, इस पर जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो ये चेंज हो जाता है, ये बन जाता है संगमरमर यानी मार्बल। चट्टाने को गुण और अच्छे हो जाते हैं, जब ताप और दाब उन पर लगता है तो इनके गुण और अच्छे हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर सैल पत्थर है, सैल पर लगा तो ये चेंज हो जाता है किसमें, स्लेट में। इसी तरीके से अगर ग्रेनाइट पे लग गया मेटामॉर्फिक एक्शन, ग्रेनाइट पर लग गया तो ये किसमें चेंज हो जाता है, नीस पत्थर में, नीस पत्थर में। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक है, ये तीनों मेटामॉर्फिक रॉक हैं। तो ये सब, ये जो चीजें हैं इनको याद रखिएगा। लाइमस्टोन किस में बदला, अब मान लीजिए इसी तरीके सैंडस्टोन है तो सैंडस्टोन किस में बदल जाएगा, तो ये क्वार्टजाइट पत्थर होता है, क्वार्टजाइट पत्थर होता है, उसमें बदल जाता है। यानी मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो विभिन्न तरह के पत्थर हैं उनका दूसरे रूपों में क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। तो आपको अभी जो मैंने बताया, किसका बताया, इसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया, चट्टानों का क्या बताया, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन बाकी है, उसके बाद उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। किस पर बात करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन की, फिजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक चीज जान लीजिएगा, भौतिक वर्गीकरण बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको, भौतिक वर्गीकरण, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। चट्टानों को भौतिक रूप से तीन रूपों में बांटा जा सकता है, दो ही मुख्य हैं, एक दूसरा हो गया समझिए। तो भौतिक वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण जो आता है इसमें, इनको अगर बांट दिया जाए भौतिक रूप से, तो ये हो सकती हैं कि ये क्या हो, ये हो सकती हैं कि ये स्तरित हो जाए, स्तरित हो, या फिर अस्तरित हो, या फिर फोलिएटेड हो। फोलिएटेड का मतलब होता है, फोलिएटेड मतलब होता है फोल्स के रूप में हो, फोलिएटेड का मतलब पर्णदार हो, पर्णदार होता है शायद, मैं हिंदी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, पर्णदार
मतलब अब इसका मतलब समझिएगा, मैं इंग्लिश पे मैं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, और ये पूरा क्या होगा आपका फोलिएटेड। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं उसको लेके अगर आपके मन में कोई शंका हो कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो अपने सीनियर से बात करिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने सीनियर से बात करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है ना, कि आप जिस जगह पे हैं वो कैसा जगह है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड की बात कर लें अगर हम लोग, स्ट्रेटिफाइड का नाम ही जिसका स्तरित है, भौतिक रूप से एक चीज बताइएगा, एक तो हमने उत्पत्ति कैसे हुई, एक जो है मैग्मा के जमने से बना, तो उत्पत्ति उसकी जिस आधार पर हुई आग्नेय चट्टान कहा गया, क्योंकि काफी गर्म मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बना था, ठीक है। अगर हम भौतिक रूप से चट्टान बन चुकी, भौतिक रूप से देखें तो इसमें लेयर है कि नहीं, नहीं है, तो वो अस्तरित है तो स्तरित है। इन चट्टानों में परतदायी परत पाई जाती है, इनमें क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, इनमें परत नहीं पाई जाती है, परत नहीं पाई जाती। और इसमें क्या होता है, लेयर नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे पतले पतले फोल्स यानी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। मतलब इनकी संरचना जो होती है वो ऐसे 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 करके झिल्लियों से बना होता है, मतलब पतली पतली चिप्स मतलब इकट्ठा होकर बन गई, पतली पतली बहुत पतली पतली चिप्स से, चिप्सदार यानी पर्णदार पंखों से जुड़ करके ये बना हुआ संरचना है। बात समझ रहे ना। तो इसको कहते हैं स्तरित, जिसमें स्पष्ट परत होती है, अस्तरित में परत नहीं होती है। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ध्यान से। स्तरित चट्टान मतलब क्या हुआ, जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक है। अब कहेंगे सर ये बताइए आप, तो इसका मैं यहाँ पे अगर नाम लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं किसको, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, मैं लाइमस्टोन लिख दूं, मैं सैल लिख दूं, तो आप कहेंगे कि सर ये तो नाम उसमें बताया था। एक बात बताइए, जो आदमी गोरा है वो लंबा नहीं हो सकता है, एक वर्गीकरण से उसमें गया दूसरे वर्गीकरण में भी तो आएगा। मतलब एक व्यक्ति जो लंबाई के आधार पर लंबा है, वो कॉम्प्लेक्स यानी रंग के आधार पर वो कैसा है, गोरा है, वो बुद्धि के आधार पर बेवकूफ है, मतलब हर आधार में से एक आधार का तो होगा ही वो। यानी उसमें अगर ग्रेनाइट, अगर हम बोले सैंडस्टोन कैसा है, तो हम कहेंगे ये सेडिमेंट्री है, साथ साथ ये स्ट्रेटिफाइड भी है। वैसे सारी ही सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रेटिफाइड होती हैं। अनस्ट्रेटिफाइड में कौन होगा, ग्रेनाइट ले लीजिए, बेसाल्ट ले लीजिए, ये सब है इस टाइप की। बात समझ रहे हैं। आप फोलिएटेड की बात कर ले तो मार्बल ले लीजिए। मतलब ऐसी ऐसी चट्टानें जो हैं आपकी, अब यहां पर देख लीजिए सबका नाम है, अच्छा सॉरी मार्बल नहीं, इसमें मार्बल नॉन फोलिएटेड में ये आता है। मान लीजिए नीच चट्टान है, वो आपकी कैसी है, वो आपकी है। उसके बाद आप ले सकते हैं स्लेट को, ये सब फोलिएटेड है, स्लेट फोलिएटेड में आ जाती है, ठीक है ना, नीज है, स्लेट है। अब कहेंगे सर ये आपको कैसे पता, मैंने भी याद ही किया है, आपको भी याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप पत्थर को चुन चुन के देख नहीं सकते हैं कि उसका क्या फीडबैक है। बात समझ रहे ना। तो इसका हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन संरचना के आधार पर भी किया जा सकता है, जिसको क्रिस्टलाइन या फिर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, दानेदार या रमेदार संरचना भी बोलते हैं। यानी कई बार, एक सेकंड, फिजिकली जो ये चट्टानें हो सकती हैं वो आपकी ग्रेनुलर या फिर क्रिस्टलाइन टाइप की भी हो सकती हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी इस टाइप से, ये फिजिकली इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, मतलब भौतिक रूप से इनको निम्न तरीके से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कैसा, ग्रेनुलर यानी दानेदार संरचना वाली, ग्रेनुलर यानी दानेदार चट्टान, जैसे अभी बताता हूं क्या होता है। दूसरा रमेदार यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही ना। अब ग्रेनुलर में कौन आएगा और दानेदार में कौन आएगा, तो एक चीज जान लीजिएगा, ऐसी चट्टानें जिनका स्ट्रक्चर में दाने दाने से मिलकर बना होगा, दानेदार होगा उसका, जबकि जो ऐसे होंगी जो रेसे से मिलकर बनी होती हैं, उनको रमेदार चट्टान कहते हैं। तो ये नाम जानते रहिए, ऐसा नहीं कि इसके बारे में बहुत आपसे लिखने के लिए आ जाएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में वही लिखेंगे आप, लेकिन फिजिकली कई बार ग्रेनुलर और क्रिस्टलाइन भी इनको कहा जाता है। यानी अगर फोल्स की बात करें तो फोलिएटेड इसमें भी आ जाता है।
खैर मैं अभी इस पर बहुत नहीं, मैं बस इतना कहूंगा कि फिजिकली आप ग्रेनुलर यानी दानेदार भी जानते रहिए, और रमेदार मतलब पतले पतले रेसे से रमे से मिलकर बनाओ तो उसको रमेदार चट्टान कहते हैं। वो भी तो भौतिक ही रूप है उसका, भौतिक रूप से मतलब छूने में जो महसूस हो रहा है उसको भौतिक कहते हैं। इस तरह है कि नहीं है, ये सब तो भौतिक ही मतलब जो दिख जाए, जो समझ में आ जाए, जिसको अंदर घुस के ना सूक्ष्म पे ना जाना पड़े, तो ये भौतिक बात होगी। अब इसी तरीके से अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करें, इसका क्या करें, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक चीज जान लीजिएगा कि केमिकली जो रॉक्स होती हैं वो भी 3 तरह से क्लासिफाइड होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन इनका होता है केमिकली? केमिकली इनको कहा जाता है, सबसे पहले इनको कहा जाता है सिलिसियस रॉक। सिलिसियस रॉक का मतलब होता है, सिलिसियस का मतलब होता है सिलिकामयी चट्टानें, जिनमें सिलिका की अधिकता हो, सिलिकामय चट्टान यानी सिलिसियस रॉक्स यानी सिलिकामय चट्टान, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिलिसियस रॉक। दूसरा वाला जो आपका हो जाता है वो होता है कैलकेरियस, यानी कैलकेरियस कहिए इनको, यानी चूनामय, कैलकेरियस यानी चूनामय चट्टान, चूनामय चट्टान। और तीसरा जो आपका हो जाता है वो आ जाता है आपका आर्गिलेशियस, आर्गिलेशियस यानी मृदामय या मृतिकामय चट्टान, मृतिकामय चट्टान, मृतिकामय चट्टान। बात समझ रहे ना? अच्छा, जाहिर सी बात है 3 चीजें मुख्य रूप से जब धरती पर पाई जाती हैं, चूना, बालू और मृतिका, तो जिसकी जिसमें अधिकता हो वो चट्टानें जिनमें सिलिका की अधिकता होती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, या फिर आप इनको तीसरा नाम ले लीजिए आपका नीस, ये सब क्या है, इनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है। हालांकि ये मेटामॉर्फिक है, ये इग्नियस है दोनों, लेकिन इनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है, यानी सिलिका ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। और ऐसी पत्थर है जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है, और डोलोमाइट है, डोलोमाइट, यानी इनमें जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो चूना पाया जाता है। जिप्सम है, जिप्सम, इनमें चूने की मात्रा यानी सीओ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये इस टाइप से कैलकेरियस मतलब चूनामयी चट्टानें हैं। अब मृतिकामयी मतलब जिसमें क्ले की मात्रा, एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा हो, इसमें कौन हो सकता है, सैल पत्थर हो सकता है, स्लेट हो सकता है, या फिर लेटेराइट हो सकता है। ये सब कैसी चट्टानें हैं, मृतिकामय चट्टानें हैं। बात समझ आ रही ना? तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे तीनों को हमने बता दिया कि 3 तरह से इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। क्या एक बार सिलेबस को देख लें कि क्या था सिलेबस? अगर सिलेबस को एक बार आप देख लें तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं। चलिए, समय समय पर शर्मा आपको सिलेबस भी दिखाता रहेगा, अगर आपको ध्यान होगा तो देख लीजिए जरा। ऐसा कुछ था क्या नाम, देख लीजिएगा जरा यहाँ पे क्या है भाई। अगर हम लोग इनकी बात करें तो बिल्डिंग स्टोन में कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, जरा देखिए सब लोग मेरे साथ साथ। क्या कहा गया है, क्या ऐसा हो गया क्या कि क्लासिफिकेशन हम लोग जियोलॉजिकल में, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो किए उसमें इग्नियस समझ लिए, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक समझ लिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में कैलकेरियस, आर्गिलेशियस और सिलिसियस रॉक्स को भी समझ लिया, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और फोलेटेड रॉक्स को समझ लिया। इसके साथ क्रिस्टलाइन और ग्रेनुलर का नाम भी हमने आपको समझा दिया। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन जो है, अच्छा ये 3 टॉपिक खत्म हो गए क्या, ये ऊपर के 3 खत्म हो गए। अब बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन में, तो मार्बल कैसा होता है, कोटा स्टोन कैसा होता है, ग्रेनाइट कैसा होता है, सैंड स्टोन, ट्रैप, बेसाल्ट स्टोन, लाइम स्टोन एंड स्लेट। इनको समझने से पहले इसमें वो चीज दी नहीं गई है, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब मार्बल के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, तो इसको आपको एक चीज बताइए। मार्बल सब लोगों ने देखा है, यह अलग अलग रंगों में चूने के अधिकता वाला पत्थर है। इसका प्रयोग अधिकतर सजावटी कार्यों में किया जाता है। अब यही सब ना इसके बारे में आप लिखेंगे, तो जिस पत्थर के बारे में आप जानते रहेंगे उस पत्थर के बारे में टिप्पणी आप आसानी से लिख सकते हैं। आसान पत्थर के बारे में ही देता है, ठीक है। तो ये पत्थरों के बारे में टिप्पणी एक लंबा चौड़ा है, 1000 पत्थर हैं और सबका अलग अलग टिप्पणी हो सकता है। लेकिन कुछ मुख्य पत्थरों के बारे में हल्का फुल्का लिखने का, अगर बुक से एक बार रीडिंग लगा लिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा सोचना नहीं। अब जैसे कोटा स्टोन क्या होता है, तो कोटा स्टोन का मतलब होता है जिसमें
थोड़ा पीसा हुआ सीसा या पीसी हुई बालू मिला करके इनको बनाया जाता है, जिसको कोटा स्टोन बोलते हैं। तो कोटा स्टोन थोड़ा ऐसा रहता है कि बलुई सरफेस वाला चिकना पत्थर होता है। ऐसी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है जहां पे जल वगैरह की संभावना ज्यादा होती है, मतलब जल वगैरह का रिसाव ज्यादा होता है उस जगहों पर। इसी तरीके से ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट थोड़ा कॉस्टली पत्थर है, कॉस्टली है, और इसका प्रयोग बिल्डिंग के निर्माण में कम इसलिए किया जाता है क्योंकि महंगा पड़ता है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर खास बात है कि इसकी जल अवशोषण क्षमता सबसे कम होती है। तो जल अवशोषण क्षमता कम होने की वजह से इसका प्रयोग जो बिल्डिंग के पियर्स, जो पियर्स हैं, पियर्स मतलब होता है जो ब्रिज वगैरह के बीच में जो पाए लगे रहते हैं ना, उनमें इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। सैंड स्टोन का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाएगा? सैंड स्टोन का प्रयोग भी जलीय कामों में ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि सैंड स्टोन, ये बिल्डिंग में भी सबसे ज्यादा, सैंड स्टोन का यूज बिल्डिंग में भी सबसे ज्यादा किया जाता है, मतलब बिल्डिंग में सबसे ज्यादा, और इसमें क्वार्टजाइट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। देखिए सब में हमने कुछ बातें तो बताई, लेकिन हर पत्थर ना किसी न किसी मिनरल से मिलकर बना होता है। तो जो इनके बारे में आप बातें बता रहे हैं उनमें कोशिश करें कि इनके मिनरल्स को भी आप बता पाए। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको मिनरल की दूंगा, इससे क्या होगा, इनको बताने में आपको हो जाएगी आसानी। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं उन पर अगर हम बात करें कि मिनरल्स क्या होते हैं, अगर ध्यान से आप समझिएगा, मिनरल्स यानी रॉक मिनरल, ये दिया नहीं है लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या दिया नहीं है हम लोग को यहाँ पे? रॉक मिनरल्स, यानी ये दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा देखिए किताबों में आपको मिल जाए। रॉक मिनरल्स मतलब चट्टानों में खनिज, जो खनिज होते हैं। एक चीज जान लीजिए, खनिज हमेशा से चट्टानों, जो भी पृथ्वी की हमारी जो सतह है ना, उस पर खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा है। 2-2.5 हजार से ज्यादा खनिज हमारे पास हैं, और उन्हीं खनिजों में से कुछ खनिज, जैसे नमक एक तरह का सॉल्ट क्या है? खनिज है। यानी कोई कैल्शियम क्या है? वो एक तरह का खनिज है। अब एक चीज ये जान लीजिए, खनिज का मतलब होता है कि वो निर्माण करते हैं ऊपरी सतहों का, चट्टानों का। तो एक चीज हमारे यहाँ पे सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि जो खनिज होते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही खनिज होते हैं जो रॉक मिनरल होते हैं, मतलब चट्टानों के खनिज होते हैं। उनमें चट्टानों के खनिज में, कुछ खनिजों में देखिए कुछ ऐसा होता है कि उन्हीं खनिजों से मिलकर चट्टान बनती है। चट्टानों का जो मूल रूप होता है उसके खनिज होते हैं, उन्हीं खनिजों से मिलकर चट्टान बनती है। अब खनिज से चट्टान अगर बननी है तो एक बात बताइए, कई बार ऐसा होता है कि एक ही खनिज से मिलकर चट्टान बनी हो, केवल एक ही खनिज हो उसमें, और कई बार कई खनिजें हो सकती हैं। तो इस आधार पर चट्टान जो है वो मोनोमिनरलिक यानी एक खनिज से मिलकर बनी हुई चट्टान, इसको बोलेंगे ऐसी चट्टान जिसमें केवल एक खनिज हो। चट्टान जिसमें केवल एक ही खनिज हो, केवल एक ही खनिज हो, मतलब एक ही खनिज से मिलकर ये बनी हो, खनिज हो, ठीक है ना। और दूसरा आपका हो जाता है पॉलीमिनरलिक, यानी इसको आप कहते हैं क्या? जिसमें बहुत सारे खनिज हो, बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक, बहुत मत लिखिए, जिसमें 2 या अधिक खनिज हो, 2 या अधिक खनिज हो, बात समझ आ रही ना? यानी ये आपका मोनोमिनरलिक, मोनो का मतलब ही होता है, मोनो शब्द का मतलब होता है सिंगल, और पॉली का मतलब होता है बहुत। तो मोनो का मतलब हुआ केवल एक खनिज, और पॉली का मतलब होता है बहु खनिज। ऐसे कई खनिज होते हैं जिनसे मिलकर चट्टानें बनती हैं। अब वो खनिज कौन कौन के होते हैं? सम मिनरल्स, सम रॉक मिनरल्स। अगर हम लोग सम रॉक मिनरल्स की बात करें, तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है? सबसे पहले नंबर पर मान लीजिए हमने ले लिया कैल्साइट। वैसे तो बहुत सारे खनिज हैं अब हम बात करते हैं उसमें। कैल्साइट सबसे जो क्या है, एक खनिज हुआ। एक हुआ आपका माइका, आपका हुआ क्वार्टजाइट, उसके बाद आपका हो गया कैल्साइट हुआ, क्वार्टजाइट हुआ, जिप्सम। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं, इन्हीं खनिजों से मिलकर बनता है। अब जान लीजिए, ऐसे सभी पत्थर जिनमें लाइम पाया जाता है उनका मुख्य खनिज कैल्साइट होता है। जैसे लाइम स्टोन में मुख्य रूप से वो कैल्केरियस रॉक है, और जितनी भी कैल्केरियस रॉक होंगी उसमें क्या पाया जाएगा? कैल्साइट पाया जाएगा। ऐसी चट्टानें जिनका विघटन जल्दी होता है, मतलब मौसम के प्रभाव में वो चट्टानें जल्दी खराब हो जाती हैं, वैसी चट्टानों में माइका ज्यादा पाया जाता है। क्वार्टजाइट
बालू, क्वार्टजाइट का मतलब होता है क्वार्ट्ज यानी सिलिका पार्टिकल। जैसी जितनी चट्टानें जिनमें सिलिका ज्यादा होती है, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ट्रैप है, सैंडस्टोन है, इन सब में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, यानी उनका जो मुख्य खनिज होता है वो क्वार्टजाइट होता है। जिप्सम, जिप्सम तो खनिज भी है और पत्थर भी है। बात समझ, जिप्सम का पत्थर भी होता है और खनिज भी होता है। तो मैं सरल शब्दों में आपसे कहूं कि जिप्सम का अर्थ है ये एक तरह का मोनोमिनरेलिक रॉक होता है। जिप्सम एक तरह का मोनोमिनरेलिक रॉक होता है। यदि सबसे सबसे अगर इन्हीं के बारे में हम लोग अगर बात करें, खनिजों में सबसे कम जो स्मूथ खनिज होता है, सबसे सॉफ्ट जो खनिज होता है उसको बोलते हैं टैल्क। टैल्क का मतलब होता है, टैल्कम पाउडर का नाम सुने होंगे। जब पाउडर बनाई जाती कंपनियां तो क्लेम करती हैं कि हमारा जो पाउडर है वो टैल्कम पाउडर। टैल्कम मतलब सबसे चिकना जो खनिज होता है वो टैल्कम होता है। इसी टैल्कम पत्थर जिस पत्थर में पाया जाएगा वो पत्थर काफी मुलायम रहेगा। अब ऐसी तरह सबसे हार्ड पत्थर कौन सा होता है आज तक का पाया गया सबसे हार्ड पत्थर, हार्ड सबसे नहीं कह सकते हैं, जो अभी तक देखे जा रहा हूं जनरली सबसे हार्ड है वो है डायमंड। डायमंड तो कुछ लोग कहेंगे सर बड़ा अच्छा नाम लिए हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, एक ज्वेलरी के रूप में या फिर जितने भी रत्न होते हैं वो सब पत्थर होते हैं। तो पत्थर ही होते हैं स्पेशल, इसलिए महंगे होते हैं। तो डायमंड क्या होता है, एक तरह का पत्थर है, ये कोई मेटल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि खनिज ऐसे होते हैं और इन खनिजों में जो है क्या क्या गुण पाए जाते हैं। कुछ ही, अभी इतने ही नहीं है, मैंने बार बार कहा बहुत सारे खनिज हैं और उनमें मुख्य खनिजों के नाम उन्होंने बताया, उनका पत्थर पर क्या असर पड़ेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो आप मार्बल का नाम लेंगे तो उसमें बता दीजिएगा मार्बल में मुख्य रूप से कैल्साइट खनिज पाया जाता है, इसके अंदर चूना के मेटामॉर्फिक, मतलब मार्बल के बारे में जो जो बातें आप बता सकते हैं वो सब बता सकते हैं। ठीक है ना, मतलब मार्बल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जो बातें आप बताना चाहें वो सारी बातें आप बता सकते हैं। बात जानते हैं खनिजों के कुछ गुण भी होते हैं, खनिजों के कुछ गुण होते हैं या पत्थरों के कुछ गुण होते हैं। उस गुण में हार्डनेस भी एक चीज होती है, हार्डनेस ऑफ मिनरल्स और रॉक, मिनरल्स या फिर रॉक्स। चट्टानों की कठोरता भी एक गुण होती है। तो एक चीज मैं हल्के में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया आपके पास। किताबों में देखिए पूरी बातें मिलती हैं। एक चीज और लोग परेशान मत होइएगा कि सर आप किताब से नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं इसको फॉलो करता हूं, आपका एग्जाम का सिलेबस यही है, मैं इसी को फॉलो करता हूं। कुछ चीजें अपने से बताऊंगा, लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें किताबों में बहुत बृहद बृहद चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को कि हम लोग किसी बुक को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, अपने सिलेबस को। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग बात करते हैं किसका, हार्डनेस ऑफ मिनरल यानी रॉक्स की बात करें अगर हम लोग, तो जो किसी भी चीज की कठोरता मिनरल की मापी जाती है उसके लिए मोह स्केल का प्रयोग किया जाता है। मोह स्केल, मोह का पैमाना, इसको क्या बोलते हैं, मोह कोई इंजीनियर थे, मोह का पैमाना। मोह ने एक पैमाना बनाया जिस पर हार्डनेस को मापा जा सकता था। ठीक है ना, हार्डनेस को मापा जाने का मतलब हुआ कि अगर उन्होंने कहा कि किसी चीज का स्क्रैच इतना है तो हार्डनेस 1 होगी, ज्यादा स्क्रैच करने पर निशान बन रहा है तो 2 होगी, और स्क्रैच करने पर बन रहा है 3, निशाना नहीं बन रहा है 4, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। ठीक है ना, तो मोह स्केल पर जो किसी चीज की कठोरता होती है, जैसे टैल्कम की कठोरता जो होती है, टैल्क की कठोरता 1 होती है। इसी तरीके से अन्य कई चीजों की कठोरता के साथ में जो डायमंड की कठोरता ली जाती है, डायमंड की कठोरता वो 10 ली जाती है। टैल्कम सॉरी ये मोह स्केल पर, मोह स्केल कठोरता मापने का एक पैमाना है जिसमें खनिजों की कठोरता को नंबर से दर्शाया जाता है, और इसमें टाल्क जो है सबसे सॉफ्ट खनिज होता है, जबकि डायमंड जो है सबसे कठोर पत्थरों की श्रेणी में आता है। तो आप नाम सुन लिए कि क्या होता है मोह स्केल, इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अगली चीज की, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जनरल, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी गुड बिल्डिंग स्टोन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, यानी रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, एक अच्छे पत्थर की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स ऑफ, ये क्वेश्चन सीधा सीधा कई बार आया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, गुड बिल्डिंग स्टोन, एक बिल्डिंग स्टोन में अच्छा बिल्डिंग का पत्थर है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है ना, मतलब अच्छे पत्थर की विशेषताएं इसको कहेंगे, अच्छे पत्थर की, अच्छे कौन से, अच्छे इमारती पत्थर की। इमारती पत्थर वो पत्थर है जिसका प्रयोग इमारत में किया जाता है। अच्छे इमारती पत्थर की, इमारती पत्थर की विशेषताएं, पत्थर की
विशेषताएं, अच्छे इमारती पत्थर की विशेषताएं। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा एक वन बाय वन अच्छे इमारती पत्थर की विशेषताएं में वन बाय वन जितने अच्छे गुण हैं पत्थर के, जैसे देखिए ध्यान से यहां पे, यह पर्याप्त मजबूत हो, पर्याप्त मजबूत हो, और ध्यान से मैं कुछ चीजें बोलूंगा, लिखने में टाइम लग जाएगा, और इसकी 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 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आपने यूटीएम मशीन के बारे में अगर अपने लैब गए होंगे कभी कॉलेज में तो यूटीएम मशीन देखा होगा। उस मशीन में रख करके किसी भी ईंट का टेस्ट करते हैं, छड़ों का टेस्ट करते हैं, पत्थरों को दबा के तोड़ के टेस्ट करते हैं। उस मशीन में दबाने की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, तो उस पर दबा के जब पत्थर को तोड़ते हैं तो पत्थर की सामर्थ्य यूटीएम मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1000 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, माने इसकी सामर्थ्य इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसका जल अवशोषण, इसका जल अवशोषण 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 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अच्छा होगा यदि 5% से कम हो, अच्छा होगा यदि 5% से कम हो, आपकी किताबों में आपको ये डेटा अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मैं जो डेटा आपको लिखवा रहा हूं ना वो आपको भविष्य तक काम देगा। यानी मेन जानते हैं इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि अ गुड बिल्डिंग स्टोन हैज वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% एंड विल बी रिजेक्टेड इफ इट एक्सीडेड 10%। मतलब अच्छा होगा कि किसी, हम जो बोले हम उस बात का मतलब है कि एक अच्छे इमारती पत्थर की जल अवशोषण क्षमता 5% से कम होगा, लेकिन यदि 10% से ज्यादा हुआ तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक होता है कि अच्छा होना, एक होता है चलो चल जाएगा, एक होता है हटाओ नहीं चलेगा। अच्छा होगा 5% से नीचे, चल जाएगा 5 से 10, बट इफ इट एक्सीडेड 10% इट विल बी रिजेक्टेड एट ऑल। ये बिल्कुल भी क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये किसके बारे में बातें हुई? इसकी सतह एक समान होनी चाहिए। अब आगे समझिएगा, मैं आप बोलता जा रहा हूं, ठीक है ना। इस पर ड्रेसिंग करना आसान हो, मतलब इसको काट छांट के इसको ठीक करना आसान हो, ये एक पॉइंट हो गया। इसके साथ साथ इसको इस पर पॉलिशिंग करना इजी हो, मतलब ड्रेसिंग और पॉलिशिंग को एक ही में लिख सकते हैं आप, इस आसान हो, यह आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता हो। इसके साथ साथ यह चिरस्थायित्व हो, यानी यह ड्यूरेबल स्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। ड्यूरेबल हो और चिरस्थायित्व हो, यानी ये लंबे समय तक टिका रहना चाहिए। बात समझ रही? यह जितना पारगम्य होगा उतना ही अच्छा होगा। पारगम्यता इसकी अपारगम्य होना चाहिए, मतलब इससे होकर के जल का प्रवाह नहीं होना चाहिए। बात समझ रही? तो ये सारे गुण एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के बारे में है, ये सारे गुण एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के बारे में होता है, यानी गुड बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब हम लोग गुड बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट में 5-7 लाइन जितना भी आपको याद आ रहा है लिख दीजिए। जो टेक्निकल पॉइंट थे उनको मैंने सबसे ऊपर लिख दिया था। जो टेक्निकल बात था वाटर एब्जॉर्प्शन वाला और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला, वो टेक्निकल बात थी, वो डेटा मिस नहीं होना चाहिए, तो वो जरूर लिखना है आपको, तो हो जाएगा उससे। अब हम लोग बात करते हैं इसी के साथ साथ कि चलिए भाई आपने कर दिया, तो स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे तब वाटर एब्जॉर्प्शन पता चलेगा कितना पानी सूखा। स्टोन के कई टेस्ट हैं, जिनमें से एब्रेशन है, उसका वो क्या कहते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। तो स्टोन के टेस्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स नहीं होते हैं, टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बाकी मटेरियल के टेस्ट ज्यादा हैं। जैसे अगर टेस्ट की बात करता तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, सिलेबस में कहीं भी टेस्ट का जिक्र है? अगर मैं आपको दिखाऊं कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन, कॉमन बिल्डिंग स्टोन को जो है कि कौन कौन से होते हैं उनको पहचानना। फिर उसके बाद आ जाता है वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन, वेरियस यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन, मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं हल्का हल्का बताते ही चल रहा हूं, इसमें नहीं, ये कोई समझने वाली बहुत बात नहीं है। मैं आपको बता दूं
जितना भी हैवी स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं हल्का हल्का ये बता। दूसरी चीज, क्वायरिंग ऑफ स्टोन बाय ब्लास्टिंग एंड इट्स एनवायरमेंट, यानी एक चीज जान लीजिएगा, अभी इसमें कहीं भी स्टोन के टेस्ट का जिक्र नहीं किया है। तो भले आपको मिल जाए किताबों में आपको स्टोन का टेस्ट, लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस में वो लिखा नहीं स्टोन के टेस्ट, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे, सबसे अगली बात जो है वो जो लिखा गया था वहां पे कि एक तो कॉमन बिल्डिंग स्टोन का आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपको जो लास्ट बात लिखी गई थी वहां पे कि यूजेज ऑफ स्टोन में। यूजेज में देख लीजिएगा, यदि आप कहीं पर रिटेन यूजेज ऑफ स्टोन की बात करें, यूजेज ऑफ स्टोन्स यानी पत्थरों के स्टोन के यूजेज की बात करें तो उसमें कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना। कहां कहां पे, जैसे रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं आप, रिटेनिंग वॉल, डैम, फाउंडेशन, ये सब अगर आप बना रहे हैं तो इन सब में आपको कौन सा स्टोन यूज करना पड़ेगा, इसमें आप हैवी स्टोन्स का यूज करेंगे। जितने भी भारी पत्थर हैं हैवी स्टोन्स का प्रयोग करेंगे, यानी भारी पत्थरों का प्रयोग करेंगे। किस पर, डॉक्स एंड हार्बर्स में, यानी बंदरगाह और पोर्ट पर, डॉक्स एंड हार्बर्स पर भी, यानी इनके लिए तो वेट टेस्ट कंपलसरी होता है। वेट हैवी स्टोन रहेंगे तो ये स्टेबिलिटी होती है। हैवी स्टोन मतलब होता है मोर स्टेबल, ठीक है ना, मोर स्टेबल। लेकिन यदि आप आर्च बना रहे हैं, आर्च मतलब समझते हैं, आर्च मतलब क्या होता है, जो आर्च बनता है, डार्ट वगैरह कहीं बनाई जाती है, वहां बहुत भारी पत्थर है, गिर जाएगी आर्च ही, उस पर एक्शन इधर के साइड में होना चाहिए, लेटरल साइड में। आर्च बना रहे हैं या फिर पार्टीशन वॉल बना रहे हैं, पार्टीशन वॉल, पानी की टंकी बना रहे हैं, वाटर टैंक वॉल है, ये सब चीजें जब आप बना रहे हैं तो इनके लिए आप स्पष्ट रूप से लाइट वेट स्टोन का यूज करेंगे, लाइट वेट स्टोन का यूज करेंगे। अब इसी तरीके से अगर बात करें आप किसमें, मतलब अगर आप पियर्स की बिल्डिंग कर रहे हैं, पियर्स मतलब जो पानी के अंदर नदियों पे बड़े बड़े पुल होते हैं उनमें जो पियर्स वगैरह होते हैं, तो पियर्स है आपका, या फिर एबुटमेंट्स है, एबुटमेंट्स मतलब जो किनारे वाले पाए होते हैं। पियर एबुटमेंट्स के लिए आप लोग कैसे स्टोन का, ग्रेनाइट का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ग्रेनाइट क्यों, ये जो है ऐसी चट्टान है जो क्या होती है, जल, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है जानते हैं, 5% से कम बोला गया ना, ग्रेनाइट का 0.5% होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जल अवशोषण इसका काफी कम होता है, जल अवशोषण काफी कम होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका हुआ डिफरेंट टाइप के स्टोन्स का यूज। अब हम लोग बात करते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपका, क्वेरिंग ऑफ स्टोन। एक चीज यहाँ पे मैं आपको हल्के से बता दूं, क्वेरिंग ऑफ स्टोन में पत्थरों को जिस तल से, मैं जो बोल रहा हूं ना वो सब आपको लिखना है, या तो नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा या तो लिखना पड़ेगा, बुक से रीडिंग लगा लें सबसे अच्छा। इस लेक्चर को देखने के बाद जहां इसे किताब पलटे ना, देखिएगा पूरा किताब आपके नजर के सामने एक बार में आ जाएगा, और किताब से पढ़ लें तो सबसे बढ़िया है। बात समझ रही ना। और नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स जो तो आपको अवेलेबल कराया ही जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर नोट्स मिल जाएगी आपको। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन की बात करें, इसको बोलते हैं पत्थरों को निकालना या पत्थरों का खनन। पत्थरों का क्या होता है, खनन, पत्थरों का खनन ये क्या होता है जानते हैं, जहां पर बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं वहां से पत्थरों को निकालने की क्रिया को पत्थरों का खनन कहते हैं। तो जिस जगह से पत्थर निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी मतलब क्या होता है, खदान। खदान अलग होती है, खान अलग होती है। खान गहरी होती है, खान मतलब माइन बोलते हैं, वो गहरा होता है, उसमें दूसरी चीजें पाई जाती हैं। जबकि पत्थर जो होते हैं काफी उछले स्तर पे या छिछले स्तर पे जमीन पे ही पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं खदान या फिर क्वेरी, ठीक है ना। क्वेरी का मतलब होता है खदान, वह स्थान जहां से पत्थरों को निकाला जाता है उसको कहते हैं क्वेरी। मैं टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूं, ये मैं क्या बता रहा हूं, शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, मतलब पत्थरों के खनन में क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं। यानी क्वेरी यानी खदान, जिन तलों से पत्थरों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, उनको क्वेरी या खदान कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक चीज होती है क्वेरी सैप यानी खदानी रस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खदानी रस। इसको क्या बोलते हैं, खदानी रस।
ये क्या होता है जानते हैं? जैसे लकड़ी में रस होता है ना, उसी तरह पत्थरों में भी क्या होता है? रस होता है। तो हमने यहाँ बोला कि क्वेरी जो होती है उसको खदान और क्वेरी सैप खदानी रस को बोलते हैं। और ये खदानी रस का मैंने बताया कि जैसे लकड़ी में रस पाया जाता है, पत्थरों के भी रस होते हैं। एक चीज जान लीजिएगा कि ये रस रहते रहते, जैसे पत्थर को निकाले, इस रस के रहते रहते काट लीजिए, पत्थर को जिस आकार में काटना है, क्योंकि एक रस एक पूरी तरह से अगर बाहर हो गया, यानी इसकी सीजनिंग हो गई, अगर सीजनिंग एक शब्द होता है, सीजनिंग का अर्थ होता है किसी भी लकड़ी में या पत्थर में जो उसका रस है उसको बाहर निकालना, ताकि बाद में वो पत्थर खराब ना हो। जितना ही सूख जाता है उतना ही अच्छा हो जाता है। लेकिन लकड़ी में एक चीज अलग है, उसमें रस को निकालने के बाद तब काटते छांटते हैं, पत्थर में रस के रहते ही काट छांट लें, क्योंकि बाद में कटेगा छटेगा नहीं, काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्वेरी समझ लिया, हमने क्वेरी सैप समझ लिया। अब हम लोग मेथड एक्वायरिंग, क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? क्वेरिंग इसको बोलते हैं हम लोग खदानीकरण, यानी द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग रॉक्स फ्रॉम क्वेरी लेवल से चट्टानों को बाहर निकालना क्वेरिंग कहलाता है। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग से क्वेश्चन कई बार पूछा है। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग मतलब क्वेरिंग की क्या क्या विधियां हैं, मेथड्स ऑफ क्वेरिंग क्या क्या हैं, इनमें कितनी विधियां हैं, मतलब पत्थरों को निकालने की कितनी विधियां हैं। पहला मेथड होता है डिगिंग। पहला मेथड कौन सा होता है? पहला मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग डिगिंग, यानी इसको बोलते हैं खोदना। पत्थर को हाथ से मजदूर लोग लगे हैं, खोद करके निकाल रहे हैं, ये मेथड करता है डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है कि मैनुअली आदमी लोग खोद रहे हैं उसको, ये बहुत ही समय लेवा काम है। दूसरा, छोटे लेवल पर संभव है, बड़े लेवल पे संभव नहीं है। दूसरा होता है वेजिंग, जिसको बोलते हैं फन्नी या पच्चड़ विधि। देखिए पूरा लेक्चर अगर सुने हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ एग्जाम में लिख के जरूर आएंगे, बाकी थोड़ा सा किताब से रीडिंग लगा लेंगे तो बढ़िया नंबर ले आएंगे। वेजिंग, फन्नी या पच्चड़ विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा अगर पत्थर का ऐसे टुकड़ा है खूब बड़ा सा, तो उसमें क्या होता है, जगह जगह पर ऐसे होल करके जगह जगह पे ऐसे होल करके उसमें लकड़ी की खूंटियां धंसाते जाते हैं। लकड़ी की खूंटियां जब धंसा देंगे पूरे पर, तो इस प्लेन पर उनको ठोकते जाएंगे, सभी लकड़ी की खूंटियों को ठोकेंगे तो अपने आप इस प्लेन से कट के निकल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, वेजिंग, मतलब खूंटियां धंसा करके पूरा इस पूरे को क्या कर देना, अलग कर देना। अगला होता है चैनलिंग। पहले हीटिंग समझ लीजिए। हीटिंग का मतलब क्या होता है? हीटिंग मतलब गरम करके। यदि पत्थर आपको तोड़ना है तो आप हाथ से ठोक रहे थे, लकड़ी धंसा रहे थे, इससे अच्छा इस पर घास फूस या कचड़ा रख करके आग लगा दीजिए। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आग पा करके इतनी तेजी से चटकते हैं कि टूट जाते हैं, तो आग के द्वारा चटका करके पत्थरों को तोड़ देने की विधि जो कहलाती है हीटिंग होती है। फिर आती है आपकी चैनलिंग क्या होता है? चैनलिंग में पत्थरों के बड़े टुकड़े प्राप्त करने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के, अब आग से तोड़ेंगे तो टूट टाट के गिट्टी निकलेगी, आप चाहते हैं पत्थर का कोई बड़ा बड़ा टुकड़ा निकल जाए, तो उसके लिए ऐसे इसको कटर से पूरा काट करके चैनलिंग करके निकाल देते हैं। तो चैनलिंग मतलब क्या होता है, इसको चैनल बना के काट करके पत्थर के बड़े टुकड़े को बाहर निकाल देना। ये कौन सा नंबर की विधि थी? ये दूसरी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी सबसे फेमस विधि है जिसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टिंग, यानी विस्फोटन द्वारा। इसको क्या कहते हैं? विस्फोटन द्वारा। एक चीज जान लीजिएगा, विस्फोटन द्वारा यदि आपको क्वेरिंग करनी है तो इसमें क्या कहते हैं, दो चीजों का प्रयोग किया जाता है। किसका पहले चीज प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ब्लास्टिंग के कई मेथड होते हैं, ठीक है ना, ब्लास्टिंग के अपने कई तरीके होते हैं। एक चीज जान लीजिएगा, दो चीजें इसमें समझेंगे। पहला चीज ब्लास्ट एक्सप्लोजिव मटेरियल, कि कौन से एक्सप्लोजिव मटेरियल की बात करें। दूसरा मेथड, इसका प्रोसेस यानी विधि। दो चीजें करते हैं हम लोग। एक्सप्लोजिव मटेरियल के रूप में आप लोग किसका, गन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बारूद जिसको बोलते हैं गन पाउडर का, या फिर गैलेटिन का प्रयोग कर सकते हैं आप, या फिर आप डायनामाइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका प्रयोग करने का मतलब यहाँ साफ है
कि अगर गन पाउडर गैलेटिन का डायनामाइट का प्रयोग करें तो डायनामाइट गन पाउडर गैलेटिन के कंपोजिशन आपको बहुत नहीं लिखने की जरूरत है। डायनामाइट में देखिए 75% जो होती है वो बालू, नाइट्रोग्लिसरीन 75% नाइट्रोग्लिसरीन, और जो प्लस होती है 25% सैंड यानी बालू। इससे मिलकर डायनामाइट बनाया जाता है। अब डायनामाइट में जब इन तीनों का प्रयोग करते हैं तो फिर प्रोसेस क्या है ब्लास्टिंग कराने का। तो एक चीज जान लीजिए, प्रोसेस में यदि कोई पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा है, इसको चाहते हैं आपकी अलग हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रोसेस में करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, बोरिंग ऑफ होल्स, बोरिंग होल्स। पहला प्रोसेस क्या है, बोरिंग होल्स। दूसरा फीडिंग, फीडिंग एक्सप्लोजिव। अगर हम लोग दूसरे प्रोसेस की बात करें इसमें तो फीडिंग एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव, फीडिंग एक्सप्लोजिव। तीसरा काम होता है स्पार्क, स्पार्क या फिर कहते हैं इसको आग लगाना, स्पार्किंग। और उसके बाद क्या हो जाता है, विस्फोट हो गया आपका, तो आप उसमें चट्टानों को क्या कर सकते हैं, निकाल करके हटाइए फिर ले जाइए, मतलब चट्टानों को इकट्ठा करना। तो मुख्य रूप से इकट्ठा करने वाला प्रोसेस नहीं, 3 प्रोसेस हैं जो ब्लास्टिंग तक होते हैं। उसके बाद तो आप चट्टानों को कैसे लेते होगा। बोरिंग होल्स का क्या मतलब होता है, आप यहां पर देख लीजिए, यहाँ पे जब चट्टान बहुत बड़ी सी थी, ऐसे मान लीजिए कोई चट्टान इस टाइप से है आपकी, काफी बड़ी सी चट्टान के टुकड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, आप चाहते हैं ये टुकड़ा काट के निकल जाए, सबसे पहले आप इसमें से एक होल बोर करेंगे। होल कैसे, ऐसे नीचे एक होल खोदेंगे, ठीक है ना। होल की गहराई जो डी होती है ना, डी, वो ध्यान रखिएगा, जो होल की गहराई आप डी रख रहे हैं वो इसके निकटतम, मतलब मान लीजिए होल किया आपने, होल से निकटतम कोई रास्ता होगा, कोई ना कोई चट्टान का, जैसे मान लीजिए इसके लिए निकटतम रास्ता ये है, ठीक है ना। तो इस निकटतम रास्ते को बोलते हैं LLR, मतलब इसको बोलते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब न्यूनतम अवरोध रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मैं अभी समझाता हूं, अभी चिंता मत करिए। न्यूनतम अवरोध रेखा, अवरोध रेखा, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। अगर आप इसमें से गन पाउडर वगैरह भरे और विस्फोट हुआ तो कोशिश करना दोस्त कि विस्फोट का जो ऊर्जा है ना वो इधर से निकले। अगर ये इधर ही से वापस, जैसे मान लीजिए एक गड्ढा किए, विस्फोट किए, पूरा विस्फोट गड्ढे से बाहर आ गया। अगर हम हल्का गड्ढा करते तो क्या होता, अगर मान लीजिए हम गड्ढा यहीं तक किए तो आपको क्या लगता है इसमें विस्फोट करेंगे तो ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी ऊर्जा यहीं से बाहर हो जाएगी। यदि आप गड्ढा इतना गहरा करें कि जो एक और रेखा है जहां से निकल सकती ऊर्जा, ये जो LLR है ना, ये D हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, LLR से। D यानी गहराई जो इसकी होनी चाहिए वो LLR से ज्यादा हो। एक बात है, LLR ये है, इससे ज्यादा D है, तो जो ऊर्जा निकलेगी साउंड और ये सब धुआं धक्कड़, वो सब D पर जाएगा कि LLR पे जाएगा। तो आप कहेंगे सर LLR छोटा है, LLR छोटा है तो इधर से निकलेगा। यदि LLR बड़ा हुआ और D छोटा हुआ तो ऊर्जा उसी रास्ते वापस निकल जाएगी और विस्फोट नहीं हो पाएगा। जानते हैं विस्फोट होते समय क्या होता है, जब बहुत तेजी से विस्फोट होता है तो आवाज मालूम कैसी आती है, बढ़िया विस्फोट अगर हुआ है तो आवाज आएगी डप, अब पूरा टूट के अलग। और कहीं बहुत तेज विस्फोट का आवाज आया तो समझिए गड़बड़ा गया। क्यों, जिस होल से आप बारूद वगैरह इसमें भरे थे उसी होल से पूरी ऊर्जा क्या हुई, बाहर आ गई। तो फिर वो आवाज तो बहुत तेज सुनाई देगा आपको, लेकिन काम नहीं हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा जब इसमें बारूद भरते हैं, पहला काम होता है बोरिंग होल्स, होल खोद दिया, फीडिंग एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव को यहाँ पे भर दिया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे अगला स्टेप हम लिख देते हैं टेम्पटिंग, टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब होता है उस बारूद को कूट कूट के भरना। कूटने के लिए लोहे की छड़ लेके कूट दीजिएगा, उसी में चिंगारी निकलेगी, ब्लास्ट होकर मर जाइएगा। कहने का मतलब कूटने के लिए कभी भी लोहे की छड़ का या किसी भी फेरस मटेरियल का यूज नहीं करना। आप इसके लिए इसका पीतल की छड़ का या तांबे की छड़ का प्रयोग कर लीजिए, वो ज्यादा सही है। उसके बाद लास्ट चीज होता है आपका एक्सप्लोजन। टेम्परिंग कर दिया आपने, उसके बाद फायरिंग आपने इसमें कर दिया। क्या कर दिया, फायरिंग कर दिया। फायरिंग का मतलब क्या होता है, इसके लिए जब गन पाउडर वगैरह भरते हैं, गन पाउडर वगैरह, तो गन पाउडर मान लीजिए आपने यहाँ इसमें भर दिया, इससे एक तार, एक वायर बाहर निकालते हैं। इस वायर को बोलते हैं हम लोग फ्यूज वायर। इस वायर को क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर। हिंदी में बोलते हैं पलीता, हिंदी में क्या बोलते हैं, पलीता। इस तार में खास बात यह होती है, ये 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जलता है। 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जलता है। मतलब आग लगाएंगे, अच्छा हमारी तार बाहर निकाल के चलो आग लगा देंगे, बाद में जाके जलेगा, पता आग लग पकड़ के जल गया। इसके जलने की दर बड़ी एक समान होती है, हर
हर 1 मिनट में 60 सेंटीमीटर जलता है। तो पर्याप्त लंबाई का आप पहले क्या करिए, बोर करिए, उसके बाद उसमें गन पाउडर भर के उसको टेम्परिंग से कूटिए, फिर कूटने के बाद बंद कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल के सब बंद कर दीजिए, और उसके बाद तार में आग लगाइए। ये तार जलते जलते नीचे पहुंचेगा और अंदर जाके विस्फोट करेगा। तब तक आप दूर हट जाइए, काफी दूर हट जाइए, तब विस्फोटन हो पाएगा। बात समझ रहे ना। एक चीज जान लीजिएगा, इस तार के जलने से, लगातार जल करके विस्फोट करने से, एक तो ये तरीका हुआ विस्फोटन का, ब्लास्टिंग का। दूसरा होता है डायनामाइट से। डायनामाइट क्या होता है, अच्छा एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि फायरिंग करेंगे, जलता हुआ जाएगा, विस्फोट करेगा, धप से आवाज करके पूरी चट्टान टूट गई तो बहुत बढ़िया, ज्यादा आवाज कर दी तो गड़बड़ है। यदि इसी तरीके से हम लोग बात करें कि डायनामाइट से विस्फोट करें तो डायनामाइट में आग नहीं लगानी पड़ती। डायनामाइट में ये जो लगा रहता है, इसके साथ में स्पार्क के लिए एक प्लग लगी रहती है, जिसको बोलते हैं हम लोग डेटोनेटर। जिस प्लग को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटोनेटर। हिंदी में भी नाम डेटोनेटर ही है। डेटोनेटर जो होता है ये 25 मिलीमीटर लेंथ और 6 मिलीमीटर डाया का ऐसे छोटा सा प्लग होता है। इस प्लग में तार लगे रहते हैं चिंगारी निकालने के लिए। तो इसको दूर जाके ऐसे स्पार्क कराते हैं ना, इसको डेटोनेटर को उसमें डाल देते हैं, और जब स्पार्क कराते हैं तो ये चिंगारी फेंकता है, तब विस्फोट होता है। तो डायनामाइट के विस्फोटन के लिए हमेशा डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के विस्फोटन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेटोनेटर का। ये पूरा ब्लास्ट करके उड़ा देता है। बात समझ आ रही ना। क्लियर हो गई पूरी बात कि क्या होता है डायनामाइट, क्या होता है गन पाउडर, और इनका एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारे पत्थरों का प्रयोग हम भले ही अपने वेलफेयर के लिए करते हो, लेकिन और उत्खनन से प्रकृति को पर्याप्त नुकसान ही पहुंचता है, फायदे बहुत कम पहुंचते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि इसमें जो ब्लास्टिंग करने से, देखिए, और किसी मेथड में सबसे बड़ा फायदा ये था कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, ना नॉइज पॉल्यूशन, ना एयर पॉल्यूशन, हर तरह की पॉल्यूशन नहीं हो रही थी। लेकिन ब्लास्टिंग सबसे इजीएस्ट मेथड है। ये क्या है, इसके बारे में अगर हम बोले, ब्लास्टिंग के बारे में अगर हम लोग ब्लास्टिंग के बारे में एक शब्द बोले, बोला ना कि इन्वायरमेंट पे इसका क्या प्रभाव, तो ब्लास्टिंग में सबसे बड़ी बात ये इजीएस्ट है, डेंजरस है, अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल उतना अच्छा नहीं रहता है इस पर, कंट्रोल्ड है। दूसरा चीज, नेचर को बहुत हार्मफुल फॉर नेचर है, हार्मफुल फॉर नेचर है। ये इसके बारे में हमने कुछ बातें बता दी। ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए अगर आप कॉपी में लिख देंगे ना, सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए अगर आप कॉपी में लिख देंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा। तो स्टोन वाले चैप्टर में जितने पॉइंट्स लिखे हुए थे हमने लगभग सारे क्लियर कर दिए। अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं तो आप स्टोन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आएंगे, मेरा बिलीव करिए। मिलते हैं आप अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, अगला एक लेक्चर लेंगे, उसमें पूरा एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा। यदि आपके कमेंट बॉक्स में प्रेम आए तो मजेदार बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।